आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि मनुष्य के लिए सामाजिकता की क्या आवश्यकता है। इस कक्षा में हम लोग इस पर बात करना चाहते हैं कि सामाजिकता के निर्वाह में सुविधा की क्या आवश्यकता है। तो आपको ध्यान हो, हम लोगों ने ये कहा था कि अध्ययन और अभ्यास की अनुकूलता के लिए भय मुक्ति का होना आवश्यक है। एक भय युक्त वातावरण में हम अध्ययन और अभ्यास के काम को नहीं कर पाते हैं। तो भय मुक्ति के लिए मानव की परस्परता में जो भय होता है हमको अमानवीय व्यवहार का, अमानवीय आचरण का, उससे मुक्ति के लिए सामाजिकता की आवश्यकता है। तो हर मानव की बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि की आवश्यकता को पूर्ति करने के क्रम में समाज में अभय का होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ ये भी समझ में आता है कि दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध पूर्वक जीने के अलावा पूरी प्रकृति के साथ भी हमको व्यवस्थित होकर के जीने की ज़रूरत है। उस आवश्यकता को सहअस्तित्व के रूप में पहचाना गया है। तो अब अगर लौट करके देखें तो सामाजिकता का मानवीय व्यवस्था के ये 4 लक्ष्य समझ में आते हैं: समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। और हम लोगों ने ये कहा था कि समाज को अगर देखें आज के दिन तो ये दिखता है कि 3 प्रकार की स्थितियों की संभावना है। या तो समाज अमानवीयता का प्रोत्साहन कर रही हो, या मानवीयता का प्रोत्साहन कर रही हो, या अति मानवीयता का प्रोत्साहन कर रही हो। इसमें अमानवीयता को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था उपयोगी नहीं है, जबकि मानवीयता और अति मानवीयता को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था सर्वमानव के लिए सहयोगी है। इसी क्रम में हम लोगों ने मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि और मानवीय विषय को समझने का प्रयास किया था। तो मानवीय स्वभाव को हमने धीरता, वीरता, उदारता के रूप में पहचाना था। और आपको ध्यान हो, धीरता का तात्पर्य हम लोगों ने ये समझा था कि दूसरों के व्यवहार से, आचरण से अप्रभावित रहते हुए हम अपनी ओर से सही भाव को अपने में सुनिश्चित किए रहते हैं। इस प्रवृत्ति को, इस तत्परता को, इस स्वभाव को धीरता के रूप में पहचाना गया है। साथ ही स्वयं व्यवस्थित होकर के जीते हुए दूसरों को भी ऐसा जीने में सहयोग कर सकें, इसके लिए अनुकूलता प्रदान कर सकें, इस प्रवृत्ति को, इस स्वभाव को वीरता के रूप में पहचाना गया है। और धीरता और वीरता पूर्वक जीते हुए हम आवश्यकता अनुसार दूसरों को सहयोग कर पाते हैं, सेवा के रूप में, वस्तु के रूप में। इसको उदारता के रूप में पहचाना है। तो धीरता, वीरता और उदारता पूर्वक जीते हुए हम स्वयं व्यवस्था पूर्वक जीते हैं, दूसरों को ऐसा जीने की प्रेरणा देते हैं, और इस क्रम में आवश्यकता अनुसार अपने मन का, अपने तन का, अपने धन का नियोजन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह से मानवीय दृष्टि को हम लोगों ने न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि के रूप में पहचाना था। जहाँ न्याय की दृष्टि का तात्पर्य मनुष्य की परस्परता में संबंध पूर्वक जीने से है, उस अर्थ में निर्णयों को लेने से है। तो हमारे निर्णय लेने का आधार परस्परता में संबंध के भाव से जीना होता है, तो उसको न्याय की दृष्टि के रूप में पहचानते हैं। न्याय की दृष्टि से जीने की सामान्य पहचान ये है कि हम अपनी आवश्यकताओं को, हम अपनी ज़रूरतों को भी कम से कम उतना महत्व देते हैं जितना दूसरों की ज़रूरतों का भी देते हैं। अन्यथा अभी कई बार ऐसा दिखाई देता है कि हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं, दूसरों की आवश्यकताओं पर हमारा उतना ध्यान नहीं होता। जबकि न्याय की दृष्टि से जीने का तात्पर्य ही यही है कि हम अपने संबंधी की आवश्यकता को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना अपनी आवश्यकता का। इसी तरह से दूसरे मनुष्य के साथ साथ पूरी प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करने की मानसिकता को, इस अर्थ में निर्णय लेने को धर्म की दृष्टि के रूप में पहचाना है। तो धर्म की दृष्टि से जीते हुए हम उन्हीं क्रियाकलापों को जीने का सोचते हैं, स्वीकारते हैं, जो प्रकृति की परस्पर पूरकता के अर्थ में अनुकूल हो।
इसी तरह से सत्य की दृष्टिपूर्वक जीने का तात्पर्य यह है कि ये जो पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में है, जहाँ हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, इस आधार पर हमारा एक एक आचरण, एक एक क्षण का जीना स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करता है। ऐसा जीने को ही सत्यपूर्वक जीने के रूप में पहचाना है। और ऐसे मनुष्य किन क्रियाकलापों को करने में व्यस्त पाए जाते हैं, उसको अगर देखेंगे तो परिवार की आवश्यकता को पहचान करके, सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके, उससे अधिक को सुनिश्चित करने के अर्थ में, पूरा करने के अर्थ में तत्परता दिखती है, जो वित्तेषणा का तात्पर्य है। और अपने परिवार में संबंधियों के साथ, कुटुंबों के साथ संबंध का ठीक ठीक निर्वाह करना, इसको पुत्रेषणा के रूप में पहचाना है। तथा परिवार और कुटुंब के साथ साथ पूरे समाज और पूरी व्यवस्था में अपनी भागीदारी को ठीक ठीक सुनिश्चित करने को लोकेषणा के रूप में पहचाना है। तो मानवीयता पूर्वक जीते हुए मनुष्य वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, इनको सुनिश्चित करने में सतत क्रियाशील रहते हैं। ऐसे मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि और मानवीय विषय का संवर्धन, संरक्षण ही सामाजिकता का प्रधान लक्ष्य है, व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य है। आगे हम लोग आज इस पर बात करना चाहते हैं कि ऐसी सामाजिकता के संदर्भ में सुविधा का क्या महत्व है, कि इस सामाजिकता को जब हम सुनिश्चित करने जाते हैं तो उसमें सुविधा की, भौतिक रासायनिक वस्तुओं की, संसाधनों का क्या भूमिका है, क्या प्रयोजन है। तो उसको अगर देखने जाएं तो ये समझ में आता है कि सुविधा की पहली आवश्यकता तो शरीर के पोषण के संदर्भ में दिखाई देती है, पुष्टि के अर्थ में दिखाई देती है, कि शरीर को पुष्ट बनाए रखने के अर्थ में आहार की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, ऐसी ज़रूरतें दिखाई देती हैं। तो सुविधा का भौतिक रासायनिक वस्तुओं का एक मुख्य प्रयोजन शरीर को पुष्ट रखने के अर्थ में, स्वस्थ बनाए रखने के अर्थ में दिखाई देता है। इसके दूसरे प्रयोजन को देखें तो शरीर के संरक्षण में दिखाई देता। संरक्षण का तात्पर्य जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति को बनाए रख पाने से है। तो अगर वस्त्र की ज़रूरत को देखें, घर की ज़रूरत को देखें, तो ये सारी ज़रूरतें संरक्षण के अर्थ में दिखाई देती हैं, कि शरीर को प्रतिकूलताओं से संरक्षण मिल सके, रहने योग्य अनुकूलता मिल सके, इस अर्थ में वस्त्र की, घर की ज़रूरत दिखाई देती है। तो शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में सुविधा की आवश्यकता सर्व मानव को दिखाई देती है। इसकी मात्रा किसी के लिए कम, किसी के लिए थोड़ी ज़्यादा हो सकती, बट किसी न किसी अर्थ में इसकी ज़रूरत हर मानव को है। शरीर के पोषण को बनाए रखने के दृष्टिकोण से, संरक्षण को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सुविधा की आवश्यकता हमको दिखाई देती है। इन आवश्यकताओं को सामान्य आकांक्षा के रूप में पहचाना है। सामान्य आकांक्षा का तात्पर्य जो सर्व मानव के लिए आवश्यक है, जरूरी है, वैसी ज़रूरतों को कहा गया है। इसके अलावा सुविधा का एक और प्रयोजन दिखता है समाज गति के अर्थ में। समाज गति का तात्पर्य सामाजिकता बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, मानवीयता के अर्थ में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए भी सुविधा की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हम लोग इस शिक्षा संस्कार के कार्यक्रम में प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। इन सभी वस्तुओं को देखें तो ये सीधा सीधा हमारे शरीर के पोषण या संरक्षण से नहीं जुड़ता है, बल्कि समाज की व्यवस्था को बने रहने के दृष्टिकोण से जो शिक्षा संस्कार की ज़रूरत है, संस्थानों की ज़रूरत है, इस रूप में इसकी आवश्यकता दिखाई देती है। तो समाज गति का तात्पर्य समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए, व्यवस्थित होकर के चलने के लिए जिन संसाधनों की ज़रूरत है, उसको हम समाज गति की आवश्यकता के रूप में पहचानते हैं। तो इस समाज गति के संदर्भ में सुविधा की आवश्यकता को देखें तो उसी को महत्वाकांक्षा के रूप में भी पहचानते हैं।
महत्वाकांक्षा का तात्पर्य अपने महत्व को प्रमाणित करने के अर्थ में, अपने विस्तार को, अपने प्रयोजन को प्रमाणित करने के अर्थ में फैल करके जीने से है। तो महत्वाकांक्षा की आवश्यकता को देखेंगे तो हम जितना फैल करके जीते हैं, परिवार से अधिक समाज में हम जितना फैल करके जीते हैं, ग्राम के स्तर पर, ग्राम समूह के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, उतना ही हमको इस महत्वाकांक्षा के साधनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने परिवार भर में ही व्यवस्थित होकर के जीने के काम को कर रहे हैं तो महत्वाकांक्षा की ज़रूरत नगण्य दिखाई देती है। तो उसी का विस्तार देखेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि सामान्य आकांक्षा की ज़रूरतों को देखें तो आहार, आवास, अलंकार के रूप में समझ में आता है। आहार का तात्पर्य वैसी वस्तुओं से है जो शरीर के पोषण में काम आती हैं, और आवास का तात्पर्य वैसी वस्तुओं से है जो शरीर के संरक्षण में काम आती हैं। तो अगर घर को देखें तो शरीर के संरक्षित रहने के दृष्टिकोण से, गर्मी, जाड़ा, बरसात, इनसे बचाए रखने के दृष्टिकोण से आवास की ज़रूरत दिखाई देती है। आहार और आवास के साथ एक तीसरी ज़रूरत अलंकार की भी दिखाई देती है। यहाँ अलंकार का तात्पर्य कोई साज सज्जा से नहीं है, बल्कि अलंकार का तात्पर्य शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के दृष्टिकोण से उपयोग किए गए, प्रयोग किए गए साधनों से है। जैसे अगर वस्त्र को हम देखें तो वस्त्र एक अलंकार है जो शरीर के संरक्षण के अर्थ में प्रयोग होता है। तो इस सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं जो आहार, आवास, अलंकार के रूप में दिखाई देती हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, तो ये समझ में आता है कि शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए इनका प्रयोग है, इनका महत्व है। वहीं महत्वाकांक्षा की वस्तुओं को देखें तो फैल करके जीने के क्रम में, दूर दूर तक विस्तृत होकर के जीने के क्रम में इसकी आवश्यकता दिखाई देती है। तो महत्वाकांक्षा की वस्तुओं को दूर श्रवण, दूरगमन और दूरदर्शन के रूप में पहचाना गया है। दूरदर्शन का तात्पर्य जितनी सीमा तक हमारी आँखें सामान्य रूप से नहीं देख पाती हैं, उससे अधिक देख पाने से। तो जैसे आज के दिन के अगर टेलीविज़न को देखें तो उसमें जितने भी सीरियल्स को, जितने भी प्रोग्राम को हम देख पाते, वो बहुत दूर कहीं घटित हो रहे होते हैं, कई बार पहले घटित हो चुके हैं, लेकिन हम उनको आज के दिन यहाँ रहते हुए देख पाते हैं। इस रूप में उसको दूरदर्शन नाम दिया है। इसी तरह से शरीर को देखें तो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की एक सीमा है। जैसे मानव सामान्य रूप से चलता है तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर पाता है। अगर इससे ज़्यादा गति से हम दूरी को तय करना चाहते हैं तो हमें साइकिल की, कार की, एरोप्लेन की, ट्रेन की, इस तरह के संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ये दूरगमन के संसाधन कहलाते हैं। इनकी आवश्यकता हमको तभी दिखाई देती है जब हम अपने परिवार से, अपने ग्राम से बाहर फैल करके जीने के संदर्भ में जाना आना चाहते हैं। इसी तरह से दूर श्रवण का तात्पर्य कान के सुनने की जितनी क्षमता है, जितनी सीमा है, उससे दूर की वस्तुओं को सुन पाने में सहयोगी संसाधनों से है। तो अगर रेडियो को देखें तो रेडियो एक ऐसा ही संसाधन है जिनसे हम उन बातों को सुन पाते हैं जितनी दूर की बातों को सामान्य रूप से हमारे कान नहीं सुन पाते। तो दूर श्रवण, दूरगमन और दूरदर्शन वस्तुतः हमारी इंद्रियों की क्षमता को फैला पाते हैं कि हमारे आँख जितनी सीमा तक देख सकते हैं, हमारे कान जितनी सीमा तक सुन सकते हैं, हमारा शरीर जितनी सीमा तक चल करके जा सकता है, उसकी वृद्धि में ये सहयोगी होते हैं। तो मुख्य प्रश्न यही बनता है कि हम इतना फैल करके जाना ही क्यों चाहते हैं। तो ये समझ में आता है कि संबंध और व्यवस्था के अर्थ में जब इस क्रियाकलाप को हम करते हैं तो हमारे लिए भी तृप्ति का कारण है और दूसरों के लिए भी तृप्ति का कारण है। वहीं दूसरी ओर अगर विरोध के दृष्टिकोण से, दूसरों पर शासन करने के दृष्टिकोण से, दूसरों का शोषण करने के दृष्टिकोण से, एक्सप्लॉइट करने के दृष्टिकोण से अगर हम इन साधनों का प्रयोग करते हैं तो बेहतर यही है कि हम और जगहों पर ना जाएं।
और अगर इतिहास को देखेंगे तो हमारे इतिहास में बहुत बार ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं कि हम समाज गति को प्रमाणित करने के बदले दूसरों का शोषण करने के लिए, दूसरों का शासन करने के लिए हजारों हजारों किलोमीटर तक चल करके गए। तो महत्वाकांक्षा के सही प्रयोजन को देखें तो समाज गति को सुनिश्चित करने के अर्थ में, सामाजिकता को सुनिश्चित करने के अर्थ में, व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के अर्थ में इसका महत्व समझ में आता है, इसका प्रयोजन समझ में आता है। तो सुविधा के प्रयोजन को अगर देखें तो शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में और समाज गति के अर्थ में इसकी आवश्यकता है। शरीर के पोषण संरक्षण में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसको हम सामान्य आकांक्षा की वस्तु के रूप में पहचानते हैं, और समाज गति के अर्थ में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनको हम महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के रूप में पहचानते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि ये सुविधा ज़रूरी है, ये बात तो ठीक है, तो फिर ये सुविधा उपलब्ध कैसे होगी मनुष्य को? तो ये समझ में आता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ज़रूरी सुविधाएं हमको चाहिए उसका उत्पादन करने के लिए मनुष्य को खनिज के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, पशु पक्षियों के साथ श्रम करने की आवश्यकता है। शरीर से श्रम करने के आधार पर हमको उसकी उपलब्धि के रूप में सुविधाएं मिल पाती हैं। तो मनुष्य के अलावा जो बाकी प्रकृति यहाँ पर उपलब्ध है, खनिज संसाधन के रूप में, वनस्पति के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, उनके साथ मिलकर के जब शरीर से कुछ श्रम के क्रियाकलाप को करता है तो उसकी उपलब्धि के रूप में हमें कुछ संसाधन मिलते हैं। तो जैसे अगर गेहूं के उत्पादन को देखें तो मनुष्य जब खेती के क्रियाकलाप को करता है तो उसकी उपलब्धि के रूप में हमें गेहूं मिलता है। इसी तरह से लैपटॉप को देखें, प्रोजेक्टर को देखें, घर को देखें, इसमें प्रयुक्त सभी संसाधन वैसे ही हैं जो खनिज, वनस्पति अथवा पशु पक्षियों के साथ किए गए श्रम से उपलब्ध होते हैं। अगर हम इस श्रम के क्रियाकलाप को नहीं करें तो उपलब्धि के रूप में मानव जाति को कोई भी वस्तु की उपलब्धि नहीं हो पाएगी भौतिक रासायनिक संदर्भ में। तो ये समझ में आता है कि सुविधा के लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन जरूरी है। उत्पादन करने के लिए मनुष्य को श्रम का नियोजन करना, श्रम करना, शरीर से मेहनत करना आवश्यक दिखाई देता है। और ये शरीर से श्रम मनुष्य कहाँ करता है? तो प्राकृतिक वैभवों के ऊपर करता है। ये खनिज, वनस्पति और पशु पक्षी, यानी दूसरे शब्दों में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, इनके ऊपर मनुष्य अपने श्रम का नियोजन करता है तो उसकी उपलब्धि के रूप में हमको ये सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। आगे हम लोग ये समझना चाहते हैं कि इस सामाजिकता के चक्र में सुविधा किस तरह से उपयोगी होती है, इसके पूरे क्रम को देखेंगे तो उस बारे में ये बात लिखी हुई है। तो इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। सामाजिकता से आवश्यकता का तात्पर्य ये है कि अपनी सुविधा की आवश्यकता को अगर हम देखें तो शरीर पोषण संरक्षण के साथ साथ समाज गति में जितना फैल करके हम जी रहे हैं, परिवार के स्तर पर, परिवार समूह के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर जितना फैल करके हम जीने का काम कर रहे, उसी आधार पर हमारी सुविधा की आवश्यकता तय होती है। जैसे अगर हमें दूर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सामाजिकता के निर्वाह में, तो हमें कार की, ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको संबंध और व्यवस्था के निर्वाह के क्रम में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक जाने की ज़रूरत है तो इसकी हमें आवश्यकता है। तो सामाजिकता के निर्वाह क्रम में हम कितना फैल करके जीते हैं, इस आधार पर हमारी सुविधा की आवश्यकता तय होती है। फिर जो सुविधाएं हमारे लिए आवश्यक हैं, उपयोगी हैं, ज़रूरी हैं, उनको सुनिश्चित करने के क्रम में हम उत्पादन करते हैं। तो अगर उसके उत्पादन की विधियां उपलब्ध हैं, मौजूद हैं समाज में, तो उन विधियों का प्रयोग करके हम उस सुविधा को सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन अगर उसके उत्पादन की विधियां उपलब्ध नहीं हैं
तो फिर हम जो उसके लिए प्रयास करते हैं वो प्रयोग है। तो जब तक उत्पादन की कोई विधि इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, सफल नहीं हो जाती, तब तक वो प्रयोग है। एक बार प्रयोग सफल हो गया तो उसको जन सामान्य करने के संदर्भ में वो उत्पादन कहलाता है। तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन जरूरी है, अगर उसकी विधियां उपलब्ध हैं उत्पादन की। तो अगर उत्पादन की विधियां उपलब्ध नहीं हैं तो उन विधियों को ढूंढने के संदर्भ में रिसर्च करने की ज़रूरत है, प्रयोग करने की ज़रूरत है। ऐसे प्रयोग और उत्पादन के प्रतिफल के रूप में हमको धन मिल पाता है, भौतिक रासायनिक वस्तुएं मिल पाती हैं, सुविधाएं मिल पाती हैं। यही धनोपार्जन का तात्पर्य है। अगला प्रश्न ये बनता है कि एक बार हमको ये धन मिल गया, ये सुविधा मिल गई, तो हम करेंगे क्या इसका? तो ये समझ में आता है कि ये सुविधाएं भोग करने के लिए या दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। ये सुविधाएं उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता पूर्वक जीने से। तो परिवार में संबंध पूर्वक जीते हुए सुविधाओं के प्रयोग करने को उपयोग के रूप में पहचाना है। पूरी समाज में व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को प्रयोग करने को सदुपयोग के रूप में पहचाना है। तो जैसे स्कूल, कॉलेजेस, इन सबों में देखेंगे तो जिन संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है वो संसाधन भी समाज से ही आते हैं, और उन संसाधनों में अपनी भागीदारी कर पाना ये सुविधा के सदुपयोग का तात्पर्य है। तो परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के संदर्भ में उपयोग, समाज की आवश्यकता को पूरा करने के संदर्भ में सदुपयोग, और अंततोगत्वा प्रयोजनशीलता को देखेंगे तो अस्तित्व में किसी वस्तु की जो भी भागीदारी है, जो भी उसका प्रयोजन है, जो भी उसका पर्पस है, उसी अर्थ में उसको प्रयोग करने को प्रयोजनशीलता के रूप में पहचाना है। तो प्रयोजनशीलता अधिकतम उपलब्धि है जो कोई आदमी सुनिश्चित कर सकता है कि उस वस्तु का अस्तित्व में जो प्रयोजन है, जो भूमिका है, जो भागीदारी है, उसी के अर्थ में मनुष्य जीता है। ऐसी उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता को सुनिश्चित करने से हमारा जीना व्यवहारिक हो पाता है, यानी व्यवहार में न्याय को हम सुनिश्चित कर पाते हैं। मनुष्य की परस्परता में जीते हुए व्यवहार में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सुविधा का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता के अर्थ में प्रयोग करना आवश्यक है। ऐसे न्यायपूर्ण व्यवहार से जीने से ही मानवीयता का प्रमाण मिलता है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार को जब हम परस्परता में जीते हुए सुनिश्चित कर पाते हैं तो यही मेरे मानवीय होने का प्रमाण है। ऐसा जीना ही मानवीयता पूर्वक जीना है। और ऐसी मानवीयता के साथ जब हम जीते हैं तो चूँकि हम दूसरे मनुष्यों के लिए भी पूरक हो जाते हैं, सहयोगी हो जाते हैं, इस आधार पर समाज में भय मुक्त वातावरण बनता है, अभय का, विश्वास का वातावरण बनता है। इस आधार पर सामाजिकता सुनिश्चित होती है। तो अमानवीयता पूर्वक जीने से हम असामाजिक होते हैं, मानवीयता पूर्वक जीने से हम सामाजिक होते हैं। तो बहुत संक्षेप में इस पूरे चक्र को देखें तो सामाजिकता को सुनिश्चित करने से आवश्यकताओं का निर्धारण होता है। एक बार आवश्यकताएं निर्धारित हो गई तो उसको पूरा करने के लिए प्रयोग अथवा उत्पादन की ज़रूरत है। प्रयोग और उत्पादन पूर्वक जो सुविधाएं हमको मिलती हैं उसका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता के अर्थ में प्रयोग करने की ज़रूरत है। ऐसे उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता के अर्थ में जब हम सुविधाओं का प्रयोग करते हैं तो हम व्यवहारिक हो पाते हैं, हमारा व्यवहार न्यायपूर्ण होता है। ऐसा न्यायपूर्ण व्यवहार के साथ जीना ही मानवीयतापूर्ण जीना है, और ऐसी मानवीयतापूर्वक जीने से ही सामाजिकता सुनिश्चित होती है, हम सामाजिक हो पाते हैं। अमानवीयतापूर्वक जीते हुए हम असामाजिक रहते हैं। तो जहाँ से हम लोगों ने चर्चा को आज शुरू किया था उसको अगर बहुत संक्षेप में देखेंगे तो सामाजिकता के निर्वाह में सुविधा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सुविधा को दो भाग में बांटा गया है। हर मानव की आवश्यकता के अर्थ में आहार, आवास, अलंकार के संदर्भ में सामान्य आकांक्षा, और दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन के अर्थ में महत्वाकांक्षा।
तो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा इनको सुनिश्चित करने से शरीर का पोषण संरक्षण हो पाता है और समाज में व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है, क्रियाशील रहती है। तो सुविधा का प्रयोजन ये दिखता है कि शरीर के पोषण संरक्षण के लिए और समाज गति के सुचारू रूप से सुनिश्चित होने के लिए सुविधा की आवश्यकता है और इस सुविधा के उत्पादन के लिए मानव का शेष प्रकृति पर श्रम नियोजन आवश्यक है। तो मनुष्य दूसरे मनुष्य की परस्परता में जीते हुए जो क्रियाकलाप करता है वो व्यवहार है, उसमें सुविधा का कोई उत्पादन नहीं होता। जबकि मनुष्य शेष प्रकृति के ऊपर जब अपने श्रम का नियोजन करता है तो वो कार्य है, उत्पादन है, जिसके फलस्वरूप कुछ भौतिक रासायनिक वस्तुएं, कुछ सुविधाएं हमको उपलब्ध होती हैं। तो अगली कक्षा के पहले ये 3 होमवर्क के काम को किया जाए। एक तो ये कि हम जिन सुविधाओं का भी प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाएं, उनका एक लिस्ट बनाएं और उनको ये देखने की कोशिश करें बांट करके कि कौन सी हमारी ज़रूरतें सामान्य आकांक्षा से जुड़ी हुई हैं और कौन सी ज़रूरतें महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई हैं। तो कौन सी ज़रूरतें हमारी सामान्य आकांक्षा से जुड़ी हुई हैं और कौन सी महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई हैं। दूसरा ये बात देखा जाए कि सामाजिकता के निर्वाह के लिए सुविधा आवश्यक है या बिना सुविधा के भी हम सामाजिकता का निर्वाह कर सकते हैं। तो सामाजिकता के निर्वाह के क्रम में सुविधा आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, इसका भी जांच परख करके देखा जाए। तीसरा ये भी देखा जाए कि सिर्फ सुविधा से सामाजिकता सुनिश्चित हो जाती है या इसके अलावा संबंधपूर्वक जीने की भी, न्यायपूर्ण व्यवहार को भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। कि अगर हम समाज में सामाजिकता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो क्या वो सिर्फ सुविधा से ही हो जाती है या उसके लिए न्यायपूर्ण व्यवहार का भी होना ज़रूरी है और मानव में समझदारी का होना भी ज़रूरी है। इस जांच परख के लिए आप इस बात को देख सकते हैं कि जिन घरों में सुविधाएं अधिक हो गई हैं, जिन समाज में, जिन परिवार में, जिन राष्ट्रों में सुविधाएं अधिक हो गई हैं, क्या वहाँ पर सामाजिकता पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई है या अन्याय युक्त व्यवहार का और नासमझी के कारण जो समस्याएं बनी रहती हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। तो अगली कक्षा में हम इस बात पर बात करेंगे कि ये जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है बौद्धिक समाधान की, ये बौद्धिक समाधान जो जीवन की आवश्यकता है, इसको सुनिश्चित करने के संदर्भ में क्या क्या करने की ज़रूरत है और थोड़ा इस बात पर भी हम ध्यान देंगे कि इन आवश्यकताओं को जब जीवन अपने में सुनिश्चित कर लेता है तो ऐसे जीवन की तृप्ति की क्या स्थिति होती है। तो अपने में समाधान सुनिश्चित होने का मतलब क्या है, हम समझदार हैं, हम समाधानित हैं, इसका मतलब क्या है और ऐसे समाधानित जीवन में तृप्ति की क्या स्थिति होती है, इसको हम अगली कक्षा में विस्तार करेंगे। तब तक ये 3 बातों पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।